हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे सीडीपी का चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर देखा जाए, हमने कल जो हमारा पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे लगभग 50 क्वेश्चन किए थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको एनालिसिस किया था। और हमारा तरीका ये रहता है कि क्वेश्चन करके सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, बल्कि ये समझना कि गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और सही हुआ तो क्यों सही हुआ। इसका सीधा सीधा मतलब ये, ताकि आपका एक अप्रोच मिले, आपका एक टेम्परामेंट जनरेट हो आपके माइंड में कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। मान लो आप जो पढ़ के गए वो क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या आप उसको कैसे टैकल कर पाएंगे? अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे तो इसके माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें, जो हमने कल पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या विकास और वृद्धि जो पढ़ा था, उसका आज सेकेंड पार्ट है। आज ये खत्म हो जाएगा। मान चलिए आज भी हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस के साथ करेंगे, ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाए। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देखिए 3 साल का बच्चा यह कहता है कि सूरज क्रोधित है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एनिमीज होता है, जिसको जीवात बोलते हैं। जीवात का मतलब ये होता है, जैसे होता है क्या, अगर मान लो कहीं जा रहे हैं, उनको अगर टेबल से चोट लग गई पैर में तो कहते हैं टेबल को मारो, या गिर गए तो कहते हैं कि मतलब ज़मीन को मारो, और हम मार देते हैं तो वो मान भी लेते हैं, हाँ इसको चोट लगे, वो मान जाते हैं। तो इसी तरह की 3 साल का बच्चा अगर ये कह रहा है कि सूरज क्रोधित है, मतलब वो लाल लाल उसका फेस हो गया, तो यूजुअली ये होता है कि जब हम लोग क्रोधित होते हैं हमारा चेहरा फेस, मतलब जो हमारा फेस है वो लाल हो जाता है। तो वही चीज़ को कॉपी करके वो देख रहा है कि सूरज भी क्रोधित है। तो ये किस चीज़ को बता रहा है, किसका उदाहरण आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आत्म केंद्रण की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ना अंतर्ज्ञान का है ना आलोचना का, यहाँ पे जीववाद का है, जिसको इंग्लिश में एनिज्म बोलते हैं। तो जब बच्चा जब इस तरह की चीज़ें करता है तो उसको क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। वो निर्जीव चीज़ों को लेके अपने माइंड में एक चीज़ें बना लिया, एक हाइप बना लेता है कि चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, जीववाद बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि लड़कियाँ मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक डैश को। तो अगर यहाँ पे हम पहले जो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन इसको यहाँ पे रखें तो क्या है, लड़कियाँ मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं लड़के ज़्यादा महत्व देते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा को, ठीक। ये देखा गया है मध्यकाल अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो अपने मतलब जो परिवार, लड़कियां जो होती हैं वो पारिवारिक संबंध को अच्छा करना चाहती है, और जो बच्चे लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि समाज में उनका एक अलग मान सम्मान, एक अलग प्रतिष्ठा बन जाए, ठीक। तो ये चीज़ होती है। तो ये मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे पारस्परिक भाषा कौशल ये सबसे कोई मतलब नहीं था, हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आप देखिए कि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या तात्पर्य होता है। संवेदनशील अवधि का अगर हम बात करें तो इसको और दूसरे भाषा में कहें, सबसे महत्वपूर्ण समय क्या होता है बाल विकास के लिए, तो यहाँ पे पूछा गया। तो पहला ऑप्शन अगर हम बात करें, आप देखिए कि केवल संज्ञान और अधिगम में तीव्रता से प्रगति से संबंधित है। देखो केवल आ गया तो ऐसे निगेटिव है, तो ये गलत हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ये बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्षमताओं के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है, और यही इसीलिए इसको संवेदनशील अवधि कहा गया, ठीक। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें क्या क्या, इसी में क्या क्या बोला गया है, वह अवधि जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दिया जाए। ऐसा नहीं, भाषा और पहली बात केवल आ गया तो ऐसी निगेटिव, इसको हटा देंगे, ठीक। अगला क्या है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है, तो ये भी गलत है। यहाँ सिर्फ पहला ऑप्शन भी सही हो जाए। क्या है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्षमताओं का विकास होगा उसी को संवेदनशील अवधि हम कहते हैं, ठीक। और ये हमारा लाइफ का या बाल विकास का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में होगा। तो पहले ऑप्शन की अगर बात करें, आप देखिए एक बच्चा जो सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू करता है। अब देखो सामाजिक संदर्भ नकल करके अगर बच्चा सीख रहा है तो वो क्या पूर्व बाल्यावस्था में होगा, मतलब 2 से 6 साल का जो बच्चा हो या 6 साल से कम का जो बच्चा हो, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो, वही करेगा। तो ये मध्यकाल अवस्था का ये बच्चा होगा नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एक बच्चा जो अमूर्त विचारों को आसानी से अनुसरण कर सकता है। अब देखो अमूर्त आ गया, ये कहाँ चला, किशोरावस्था में चला गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक, क्योंकि वहाँ पर अमूर्त चीज़ें होती हैं। सी क्या है, एक बच्चा जो सहभागी खेल में सम्मिलित नहीं हो सकता है। अब सहभागी खेल का मतलब क्या है, दूसरे अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, वो अपने सहभागी के साथ खेल नहीं कर पा रहा, तो किस अवस्था में होगा, पूर्व बाल्यावस्था में होगा, जो कि 2 साल से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक। तो अब चौथा ऑप्शन ऐसे ही होगा, इसमें क्या दिया, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण कर सकता है, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य बाल्यावस्था का जो बच्चा थोड़ा सा तार्किक रूप से, उसकी लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें ठीक ठाक हो जाती है, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उसके अंदर संरक्षण की भी भावना आ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको यहाँ से एक आइडिया लग रहा होगा, मान लो आपको चौथा ऑप्शन नहीं भी पता था कि सही है कि नहीं, लेकिन 3 ऑप्शन अगर आपको पता है तो चौथा ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। इस क्वेश्चन के बाद के इसमें दिया है कि उत्तर बाल्यावस्था में कौन सा
नैतिक व्यवहार नहीं पाया जाता है। ठीक, तो कौन सा नहीं पाया जाता आपसे पूछे। पहला क्या, स्कूल के नियमों और कानूनों का पालन करना, बिल्कुल ये पाया जाता है। ठीक, उत्तर बाल अवस्था की बात हो रही है तो मतलब 8 साल से ऊपर की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्कूल के नियमों और कानून का पालन करता है बच्चा। दूसरा क्या है, बड़ों के प्रति सम्मान दिखाना, ये भी सही है, इस उम्र के बच्चे जो बड़ों के प्रति सम्मान दिखाते हैं। तीसरा क्या है, विपरीत लिंग के साथ संबंध स्थापित करना, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा और आपसे यही पूछा कि कौन सा नहीं है। क्यों, क्योंकि इस उम्र का जो बच्चा है अपने समलिंग लैंगिक, मतलब अगर लड़का है तो लड़का से दोस्ती करना चाहेगा, लड़की है तो लड़की से दोस्ती करना चाहेगी। ये विपरीत लिंग का जो संबंध है ये किशोरावस्था में आता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन यही तीसरा सही हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बालकों में स्वतंत्रता से जीने की इच्छा किस अवस्था में आती है। अब स्वतंत्र रूप से जीने की इच्छा ये होता नहीं हमारा कुछ नहीं है, जो भी हम अपनी अलग लाइफ में जिएंगे, तो ये कब आता है, ये आता है हमारे किशोरावस्था में। ठीक, कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तभी तो ऐसी फीलिंग आती नहीं, हम अकेले जी सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये क्या होता है किशोरावस्था में। शैशवावस्था में तो मतलब बच्चा बिना किसी खेल के जी ही नहीं पाएगा, स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या, बाल्यावस्था, इसमें नहीं। प्रौढ़ावस्था में तो भी आपको सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो इच्छा जो होगी स्वतंत्र रूप से जीने की आपको किशोरावस्था में ही आती है। ठीक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहते हैं। तो अगर आपसे हम ये कहें कि आपको अगर भाषा का ज्ञान सबसे ज़्यादा किस उम्र में हुआ था, तो आप बताएंगे 2 से 6 साल की उम्र में हुआ था लगभग। उसमें बच्चा 2 से 6 साल या 5 साल तक मैक्सिमम लैंग्वेज को सीख जाता है, तो वो कौन सी अवस्था रही होगी। तो पहला अगर हम ऑप्शन की बात करें तो शैशवावस्था तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो 2 साल तक होता है, तो इसमें बच्चा सीखेगा नहीं। दूसरा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था है, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 साल के ऊपर ही जो आपकी एज होगी वहाँ से और लगभग 5 से 6 साल तक आप मैक्सिमम चीज़ों को सीखें, मतलब भाषा का अधिगम जो है सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है, तो आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें देखिए एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे उसे नुकसान हो सकता है, इसके अलावा उसके आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब या ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। स्टेनली हॉल के अनुसार छात्र किस अवस्था में, देखो स्टेनली हॉल ने एक ने कहा था ना किशोरावस्था जो व्यक्ति की या बच्चों की तनाव और तूफान वाली अवस्था होती है। अभी हम इसके पहले जो आपको पहला सेट कराए थे वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनली हॉल ने कहा था। किसको कहा था, किशोरावस्था का कहा था। तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किशोरावस्था में ऐसी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी में बच्चा जोखिम भरा व्यवहार करता है, सिगरेट, शराब, ये सब चीज़ सीखता है। ठीक, जो कि उसके लिए सही नहीं है, आपराधिक व्यवहार है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें, निम्नलिखित में से किसे बच्चों में महत्वपूर्ण विकासात्मक चरणों में नहीं गिना जाता। तो अगर बच्चे की बात हो रही है तो कौन कौन से चरण हो सकते हैं, तो किशोरावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन प्रौढ़ावस्था नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा कि कौन सा चरण नहीं है, तो प्रौढ़ावस्था नहीं होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें दिया कि विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक गत्यात्मक और शारीरिक कौशल सीखता है। तो कब आपको ये खुद एनालिसिस करिए कि किस उम्र में आप ज़्यादा, मतलब इंडोर और आउटडोर का मतलब क्या है, घर पे रह के खिलौनों से खेलना और बाहर रह के फ्रेंड या बच्चों के साथ या फुटबॉल, क्रिकेट ये सब खेलना। तो इंडोर आउटडोर गेम का मतलब ये हो गया। दूसरा चीज़ गत्यात्मक और शारीरिक कौशल सीखता है, तो ये कब सीखता है सबसे ज़्यादा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर हम बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा, उत्तर बाल सबसे ज़्यादा बच्चा जो है 6 से 12 वर्ष की उम्र सीखता है, उत्तर बाल्यावस्था जिसको बोलते हैं। ठीक, शैशवावस्था में तो बिल्कुल नहीं, इंडोर आउटडोर गेम खेल ही नहीं पाएगा। प्रारंभिक में क्या सिर्फ और सिर्फ इंडोर गेम खेलेगा, और किशोरावस्था में बच्चा गेम ही नहीं खेलता, बहुत कुछ करता अपनी लाइफ में, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन बात करें, इसमें दिया कि बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित चरण में से कौन सा जीवन का रहस्यमय काल के नाम से प्रसिद्ध है। अब जीवन का रहस्यमय काल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ किशोरावस्था आप टिक करके आए। ठीक, किशोरावस्था रहस्यमय काल मतलब इस अवस्था में बच्चा किस अपनी आने वाली लाइफ को कहाँ पे ले जाएगा, ये बहुत डिपेंड करता है। मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता। अगर बच्चा बहुत कुछ अच्छा कर गया अपनी लाइफ में, पढ़ लिया अच्छे से या कुछ भी कर लिया, खेल कूद में बहुत आगे चला गया, तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। या गलत संगत में आ गया तो उसकी लाइफ बर्बाद हुई। तो ये जो अवस्था होती है ना किशोरावस्था, एक रहस्यमय अवस्था होती है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रहस्यमय अवस्था बोला गया है। तो कौन सी अवस्था हो जाए, किशोरावस्था, और ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया कि वृद्धि की किस अवस्था में व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन के मुद्दे का अनुभव करता है। तो वृद्धि की बात हो रही है और व्यावसायिक समायोजन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है किशोरावस्था का। ठीक, तो ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास
क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं। अब देखो जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं, देखो शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक हो, सामाजिक हो, भावनात्मक, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, ना कि अलग अलग चलती हैं। ऐसा नहीं कि पहले आपका शरीर का विकास हो जाएगा, फिर संज्ञानात्मक होगा, फिर सामाजिक हो, फिर भावना, सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। जब सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और समायोजित होकर आगे बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, एकीकृत हो बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकीकृत और समग्र रूप से चलती। ठीक, क्योंकि जब विकास का जो प्रोसेस है, ना कि सिर्फ ये होगा कि आपका सामाजिक विकास ही सिर्फ होगा, उसमें सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे संज्ञानात्मक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे भावनात्मक, सब विकास एक साथ चलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकृत और समग्र रूप से। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कहा गया कथन एक बच्चे के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पूर्व निर्धारण उसके स्वस्थ शारीरिक विकास को सुनिश्चित कर रहा है। यह सही है, गलत है, क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? देखो, अगर आप बच्चा जो अगर वो स्वस्थ होगा, सही होगा, तो उसका जितना समुचित विकास है, ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक भी चीज़, जैसे जो होता है हमारा एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है संज्ञानात्मक विकास, और तीसरा होता है सोशियो इमोशनल, जिसको सामाजिक और भावनात्मक विकास कहते हैं। इसमें से एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें बात करेगी ना समुचित विकास, वो रुक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यह सत्य है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे ऊपरी स्थान पे। ऐसा नहीं है, सत्य है बट शारीरिक विकास सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, यह सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ। बिल्कुल सही है, यही सही है, क्योंकि हम बताएं ना, अगर एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होंगी। ऐसा नहीं है कि शारीरिक विकास नहीं है तो भावनात्मक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है। तो यही आपका दूसरा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि यह सत्य है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य क्षेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से इसको आप समझिए। इसमें क्या है, पहला अभिकथन जो है, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक संपर्क में संलग्न होने की क्षमताओं को बढ़ावा देती है, जो बदले में संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही है। अगर आप सही खाना खा रहे हैं, सही नींद ले रहे हैं, आपकी शारीरिक एक्टिविटी बहुत अच्छा है और समाज से आप अच्छे संपर्क कर पा रहे हैं, तो आपका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से होगा। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका कारण क्या है, जो तर्क दिया गया है, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं। ये भी सही है। सभी पहलू का मतलब क्या हो गया, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे भावनात्मक विकास हो, संज्ञानात्मक हो, चाहे आपका सामाजिक विकास हो, ये क्या है, सभी अंतः संबंधित है। बिल्कुल सही। अगला क्या है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों कथन सही हैं, और अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक, समझ में आ गया सारी चीज़ें। क्योंकि हम आपको बताया ना कि जैसे बच्चों का डेवलपमेंट तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला क्या, शारीरिक डेवलपमेंट, जिसको हम फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तीसरा होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये तीनों डेवलपमेंट एक साथ जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग चलेंगे। तो इसमें वही कहा गया, विकास के सभी पहलू अंतर संबंधित है। बिल्कुल से, और एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर आपका शारीरिक विकास बहुत अच्छा है तो आप कॉग्निटिव अच्छा हो, कॉग्निटिव अच्छा है तो तीनों चीज़ें एक दूसरे को प्रभावित करती है। सही है। और यही चीज़ इस अभिकथन में भी कहा गया है कि सही पोषण, पर्याप्त नींद, शारीरिक गतिविधि बच्चे के सामाजिक संपर्क को संलग्न होने की क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे संज्ञानात्मक विकास को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही। ठीक, तो आई थिंक चीज़ समझ में आ रही होंगी। मैं ज़्यादा एलेबरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप आसानी से कर लिया, इससे मिलता जुलता मिले तो आपके अंदर एक समझ विकसित हो कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक, इस क्वेश्चन की बात की, इसमें दिया कि बालक का विकास किस क्षेत्रों में बटा है। तो हमने बताया ना, 3 क्षेत्रों में बटा होता है मेनली। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है संज्ञानात्मक, तीसरा होता है सामाजिक और संवेदनात्मक। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो, कई यूट्यूबर आपको बताएंगे कि 4 होते हैं विकास के, लेकिन 3 ही मुख्य पहलू। पहला क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक और संवेदनात्मक बोलते हैं। ठीक, तो यही मेन 3 होते हैं। बाकी कोई लोग 4 बता देते हैं, इसको सामाजिक और संवेदनात्मक को अलग अलग बता देते हैं, बट ऐसा नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विकास होता है तीन पहलुओं पर डिपेंड करता है। एक पहला होता है फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि बच्चे का समग्र विकास किस पर आधारित होता है। तो समग्र विकास की बात अगर हम कहें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, इसमें दिया जाए क्या दिया है, देखभाल और शिक्षा अविभाज्य प्रकृति पर। बिल्कुल सही। अब बच्चे का देखभाल कैसे किया जा रहा है और शिक्षा कैसे दी जा रही है, इस पर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सही, ओवरऑल डेवलपमेंट इससे प्रभावित होगा। दूसरा क्या है, छोटे बच्चों की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य और भलाई की आवश्यकता को संबोधित करना, ये भी सही है। तीसरा क्या है, विकास के सभी क्षेत्रों के शामिल करते हुए परस्पर जुड़ी गतिविधि, ये भी सही है। विकास के सभी क्षेत्रों का मतलब वही जो तीनों डोमेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, तीनों पे आपका
परस्पर एक दूसरे से जुड़ी गतिविधि, उनको एक्टिविटी प्रोवाइड कराना ही बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाए, उपरोक्त सभी ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि बच्चे में विकास को अक्सर भौतिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब देखो यहाँ पे भौतिक दिया गया, इसका मतलब है कि फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग। अगर आगे क्या है, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है। तो अगर इसकी बात करें, पहला क्या है, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ऐसा नहीं है, एक दूसरे को प्रभावित करते थे, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है, यह एकीकृत और समग्र रूप से विकसित, यही आपका सही हो जाए। क्यों ये इस क्वेश्चन का अभी हमने इसके पहले आंसर किया है, उसमें यही बताया गया कि सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं और समग्र रूप से विकसित होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के सामाजिक विकास को निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों और व्यक्तियों द्वारा आकार दिया जा सकता है। अब देखो प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, तो अभिभावक और परिवार ही इंपॉर्टेंट। देखो प्राथमिक विद्यालय में सामाजिक विकास की बात हो रही है, तो वहाँ पे अभिभावक और परिवार ही होता है। तो बच्चों का जो सामाजिक विकास सबसे पहले होता है वो अभिभावक और परिवार से ही होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विकास की बात करें या बाहरी जो उनको द्वितीय विद्यालय की बात करें, तो क्या हो जाएगा, वातावरण, विद्यालय का वातावरण और अनुभव। ठीक, तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवन के विभिन्न चरणों में भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रतिबंध करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक, तो देखो अब जहाँ पे भावना की बात आ गई है, तो सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन से जो भावनात्मक विकास की बात हो रही है, फिर भी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, क्या है, भावनाओं को पहचानने, व्यक्त करने और प्रतिबंध करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भावनात्मक विकास। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। पहला क्या है, शारीरिक। तो शारीरिक विकास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें शरीर, मस्तिष्क, मोटर कौशल, स्वस्थ और कल्याण में वृद्धि और परिवर्तन शामिल है। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या, संज्ञानात्मक। इसमें क्या है, यह किसी समस्या के कारण सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है, ये भी सही है। तीसरा क्या है, सामाजिक। इसमें क्या होता है, इसमें भावनात्मक परिपक्वता, भावनात्मक बुद्धि का विकास शामिल है। ठीक, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सामाजिक में नहीं आएगा, क्योंकि ये किस में होगा, हमारा संवेदनात्मक में होगा। ठीक, तो ये हमारा अभी गलत हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं हम। एक और है यहाँ पे नैतिक की अगर हम बात करें, इसमें क्या दिया है कि यह अपनी और दूसरे की भावनाओं को नियंत्रित करने, प्रतिबंध की क्षमता को विकसित करने में संदर्भित करता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारे सब कुछ सही, बट ये सामाजिक वाला सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं को विकास ये सब की बात कर दी है जो कि संवेदनात्मक होता है। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी अगर नहीं तो कौन सा सही होगा, ए बी और डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें दिए कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो अगर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास देखना सबसे अच्छा उसका परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा से किया जाता है। ठीक, खेल के मैदान में संज्ञानात्मक विकास आप नहीं देख सकते, उसका फिजिकल विकास देख सकते हैं आप। ऑडिटोरियम में भी उसका सिर्फ मेंटली कुछ चीज़ों को जान सकते हैं, बट उतना नहीं देख पाएंगे। ठीक, ऑडिटोरियम में। तीसरा क्या, घर पे भी नहीं। तो विद्यालय एवं कक्षा में उसका संज्ञानात्मक विकास, बच्चा कितना संज्ञान हुआ है, कितना उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, ये चीज़ें वहाँ विद्यालय और कक्षा में ही देख सकते हैं। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि कथन ए, भौतिक क्षेत्र की विशेषता वह है कि मनुष्य विकास की सभी आवश्यकताओं में विशेष रूप से बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान कैसे वृद्धि करते हैं और कैसे शारीरिक रूप में बदलते हैं। ठीक, ये तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र व्यक्ति के पर्यावरण के समायोजन पर केंद्रित होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दोनों स्टेटमेंट कहा गया है, ये कहा गया कि कौन सा सही कौन सा गलत, तो दो के दोनों आपके सही हैं। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात की, इसमें दिया कि संज्ञानात्मक और पेशी विकास होता है। अब देखो संज्ञानात्मक और पेशी विकास कब होता है, आपसे ये कहा जा रहा है। तो अब बताओ, क्या सिर्फ बाल्यावस्था तक ही होता है, ऐसा नहीं ना। संज्ञानात्मक विकास तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो पेशी विकास हम मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत रुक सकता है, लेकिन संज्ञानात्मक तो हमेशा चलेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या, किशोरावस्था तक, ये भी नहीं है, क्योंकि आप संज्ञान या आपको जानकारी है तो ज़िंदगी भर मिलती रहती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो, क्योंकि संपूर्ण जीवन काल के दौरान ये चीज़ें चलती रहती है। ठीक, तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या क्या हैं। पहला क्या है, सामाजिक कौशल के विकास। अब देखो जहाँ सामाजिक विकास की बात हो रही तो सिर्फ कौशल का ही विकास सब कुछ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, सामाजिक
व्यवस्था की मांगों का अनुपालन करना। जो मांगे हैं क्या उनका ही अनुपालन करना ही सामाजिक कौशल है, ये भी नहीं है। दूसरा क्या है, तीसरा सामाजिक सुरक्षा और स्वीकृति प्राप्त, ये भी नहीं है। ठीक, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा ठीक, लेकिन स्वीकृति प्राप्त करना ऐसा नहीं कि जो भी आपको सही लग रहा है समाज में सबको सही लग रहा है, ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया कि सामाजिक व्यवस्था के साथ किसी की उद्देश्यों को एकीकरण करना, ठीक, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बात करें, एक निम्नलिखित में छोटे बच्चों की वृद्धि के लिए एक विकासात्मक कार्य क्षेत्र नहीं है। पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक डोमेन, बिल्कुल सही है। ठीक, जहाँ कार्य क्षेत्र की बात हो रही है वो भी विकासात्मक, तो वहाँ मनोविज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। शारीरिक ये भी होता है, संज्ञानात्मक ये भी होता है, जैविक डोमेन नहीं होता। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो आपका जैविक डोमेन हो जाएगा, और जैविक डोमेन ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया इसके पहले, तो हम कहाँ किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में संज्ञानात्मक विकास को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम इस क्वेश्चन की बात करें। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो पहला क्या है, मित्र मंडली। दूसरा क्या है, स्वस्थ तो होता है, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तभी आपका व्यक्तिगत चीज़ें, सामाजिक विकास डेवलपमेंट में बुद्धि भी रहना चाहिए, संवेग भी रहना चाहिए। मित्र मंडली से कोई लेना देना, आपके अच्छे मित्र नहीं हैं फिर भी आपका सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए, क्योंकि आपने नहीं पूछा तो मित्र मंडली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास के लिए योगदान नहीं है। तो बौद्धिक विकास की बात करें तो सृजनात्मकता, मतलब बच्चा कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रख रहा है, कितना रचनात्मक है, इसकी बात है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा क्या है, विचारधारा, बच्चे की विचारधारा कैसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बौद्धिक विकास के लिए। कल्पना, बच्चा कितना इमेजिन कर पा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सहिष्णुता से कोई लेन देन नहीं। ठीक, यहाँ पे सामाजिक चीज़ें की होती तो सहिष्णुता से लेना देना था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन बात के इसमें दिया है कि निम्न में से कौन बच्चे के नैतिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ पे नैतिक विकास की बात हो रही है तो पहला क्या, प्रार्थना सभा, बिल्कुल सही है। ठीक, नैतिक विकास की बात हो, प्रार्थना सभा में कैसे बच्चा करे। ठीक, पूर्व सामाजिकरण, ये भी सही है। बुद्धि कैसी, ये भी सही, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास में तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया है कि एक अभिकथन एक तर्क है। पहला क्या है, भाषा विकास, संचार, आकस्मिक एवं प्रारंभिक साक्षरता, सुनने समझने बोलने के कौशल और लेखन कौशल पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, तर्क जो इसमें दिया गया है, नैतिक विकास सही है और गलत, नैतिक विकास सही और गलत की भावना को दर्शाता है, ये भी सही है। इसमें नैतिक व्यवहार और तर्क भी शामिल होता है, तो यहाँ पे दो के दोनों सही हैं। अब बाकी देखते हैं, अब देखा जाए तो दोनों सही तो हैं बट एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दिया कि विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है। देखो स्टार्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास खत्म न होने प्रक्रिया का मतलब क्या है, कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देखिए एकीकरण का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हमारे जो तीनों डोमेन होते हैं विकास के, चाहे वो फिजिकल हो जाए, चाहे वो सोशियो इमोशनल हो जाए, चाहे हमारा कॉग्निटिव हो जाए, तीनों एक साथ चलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एकीकरण का सिद्धांत बोलते हैं। और ये तीनों क्या करते हैं, अंतर संबंध बनाते हैं, तो ये दोनों होगा नहीं, और बातचीत का सिद्धांत तो कोई होता नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा चौथा ऑप्शन निरंतरता का सिद्धांत सही हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ दिया कि कभी खत्म ना होने वाली प्रक्रिया मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर की तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जिसको हम व्यक्ति भिन्नता बोलते हैं। तो कोई एक व्यक्ति किस तरीके से बढ़ रहा है, दूसरा बच्चा उस तरीके से बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पहला अभिकथन जो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए समान होता है, जो कि बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि एक समान नहीं होता, सबका अपना अपना अलग होता है। कोई बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, कोई आराम से ग्रोथ करता है, कोई बच्चा चीज़ों को 10 से 12 साल के बाद जाके सीखता है, कोई बच्चा 5 से 6 साल में सारी चीज़ सीख जाता है। ठीक, तो ये भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे जो तर्क और अभिकथन दो के दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला दिया है, विकास कभी एक स्वरूप का अनुसरण नहीं करता है, ऐसा नहीं है, विकास फिक्स होता है। जैसे अनुसरण का मतलब क्या है, पहला बच्चा जो है चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, फिर मतलब जंपिंग करना, ऐसी चीज़ सीखेगा। इसी तरह बच्चा पहले थोड़ा सा भाषा का विकास हो, फिर धीरे धीरे उसका कॉग्निटिव, तो मतलब एक अनुसरण करता है। यहाँ पे नहीं दिया, तो ये तो ऑप्शन हमारा पहला गलत हो जाएगा। दूसरा बात करें तो व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत विकास में आता है, तो हमारा ये दूसरा सही है। तीसरा क्या, एकीकरण का सिद्धांत, ये भी सही है। चौथा क्या, विकास सामान्य से विशिष्ट की प्रक्रियाओं तक होता है, तो ये भी सही। तो यहाँ देखा जाए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, पहला गलत है। ठीक,
अब हम अगले क्वेश्चन बात करें। यहाँ दिया कि मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है। निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? देखो, एक व्यक्ति बहुत तेज़ी से सीख रहा है और दूसरा व्यक्ति आराम से सीख रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? व्यक्ति भिन्नता, जिसको इंडिविजुअल डिफरेंस हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखो, निरंतरता का सिद्धांत अलग है, यहाँ पे क्या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये तो होगा नहीं। सरल से कठिन से कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी आपका व्यक्ति भिन्नता यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोई एक बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, स्लो सीख रहा है, तो व्यक्तिक भिन्नता की वजह से ही होता है। ठीक। अगले क्वेश्चन पूछा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की ऊंचाई वयस्क ऊंचाई का एक अच्छा संकेतक है, जैसे उम्र की शुरुआती ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सा विकास का इस अवलोकन द्वारा समर्थित है? अब इसका मतलब क्वेश्चन का ये है कि जब बच्चा मतलब स्टार्टिंग बहुत तेज़ी से बढ़ता है बाल्यावस्था में, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक संकेत होता है कि जब ये बड़ा होगा बच्चा तो इसकी हाइट ठीक ठाक होगी। तो ये क्या है? एक अनुमान लगा रहे हैं। तो अनुमान का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका ऑप्शन भी राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विकास पूर्वान्वयी है, विकास को आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, बट हाँ वृद्धि को नहीं लगा सकते। वृद्धि मतलब कोई बच्चा कितना बड़ा होगा, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं ग्रोथ को। तो पहला ऑप्शन की अगर बात करें गलत हुआ, इसमें केवल आ गया तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा क्या है? विकास की दर अप्रत्याशित रहती है, ऐसा नहीं है, फिक्स ठीक ठाक रहती है कि हाँ इस तरह से चीज़ें होंगी, बस किसी का कम हो किसी ज़्यादा होगा। चौथा क्या? प्रारंभिक विकास अन्य चरणों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाता है और ये किशोरावस्था में फिर से तेज़ी से हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बात करें, इसमें देखिए शैशवावस्था में विकास अधिक और बाल्यावस्था में कम, और जब किशोरावस्था में पहुंचा तब फिर से उच्च हो जाता है। यह शामिल विकासात्मक सिद्धांत है। अब मैं पहले बताऊँ, जब बच्चा मतलब 2 से 6 साल की उम्र होता है तो रैपिड ग्रोथ होता है, क्योंकि पैदा होता है बच्चा तो मुश्किल से 1 फीट का रहता है, लेकिन 2 साल में करीब 3 मतलब मान चलिए कि 2.5-3 फीट का हो जाता है, तो ग्रोथ ठीक ठाक होता है। लेकिन पूरे जीवन काल में मैक्सिमम 5 से 6 फीट जाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होता है बच्चे का शैशवावस्था में होता है, फिजिकली की बात करें। उसके बाद बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जैसी किशोरावस्था आता है तो ये बहुत रैपिड हो जाता है, फिर से बच्चा बहुत तेज देखे होंगे आप, मतलब बच्चा जो है क्लास 8 या 9 में पहुँच गया बहुत छोटा होता है, लेकिन जैसे 11-12 में एक बहुत लंबा हो जाता है। अगर बात करें पहला ऑप्शन की, तो यहाँ दिया कि विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता, जो कि बिल्कुल सही है। कभी तेज़ी से होगा, कभी थोड़ा स्लो हो जाए, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है? विकास में व्यक्तिगत अंतर होता है, ये होता है, बट यहाँ पे जो चीज़ें पूछी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात की जा रही है, तो यहाँ पे चीज़ें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन ही सही हो जाएगा। विकास सभी चरणों में एक समान नहीं होता है, ठीक है, हाँ क्रमिक होता है बट एक समान नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात की, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विकास में समीपाभिमुख सिद्धांत को दर्शाता है? अब देखो, स्टार्टिंग में बताया था 2 सिद्धांत होते हैं, एक होता है सिफेलोकॉर्डल जिसको हम बोलते हैं सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की तरफ का जो वृद्धि होता है, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको बोलते हैं समीपाभिमुख। समीपाभिमुख मतलब सेंट्रल से आउटवर्ड की तरफ। जैसे अगर एग्जाम्पल हम बताएं तो पहले बच्चा का मतलब इनर पार्ट जो है, मतलब जैसे मान लो चेस्ट की तरफ का जो मसल वो बढ़िया मतलब मजबूत होगा, फिर उसकी भुजाएं मजबूत होगी, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल करना सीखे, फिर जाके उंगलियों पे करना सीखेगा। तो यही आपसे पूछा कि समीपाभिमुख सिद्धांत क्या है। पहला क्या है इसमें? चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास, ऐसा नहीं, चलने और देखने से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। दूसरा क्या है? भुजाओं के प्रभावी प्रयोग से हाथों का इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ती है, यही सही हो जाएगा। क्यों? मैं बताया ना, पहले उसकी भुजाएं बढ़ती हैं, फिर उसके हाथ पे कंट्रोल होता है, फिर उंगलियों पे कंट्रोल होता है। तब इस तरह की जो चीज़ें उसको क्या बोलते हैं? समीपाभिमुख, या इंग्लिश में प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। ठीक। आपसे एग्जाम में ये ना देके आपसे डायरेक्टली इंग्लिश में पूछ सकता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या है, तो आपको यहाँ पे जानना है। ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया है कि विकास डैश से की ओर बढ़ता है, तो विकास जो है हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक। तो ये ऑप्शन बहुत सिंपल था, समान विकास जो होता है समान से विशिष्ट की तरफ बढ़ता है। अब हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया है कि आपने उस दिन बोलना शुरू नहीं किया जिस दिन पैदा हुए थे, बल्कि आपने धीरे धीरे अपनी भाषा को विकसित किया है। यह विकास का सिद्धांत किस सिद्धांत को दर्शाता है, आपको ये बताना है। पहला क्या है? विकास अनुमानित होता है, लेकिन यहाँ पे बोलने की बात हो रही है, इससे हमसे कोई लेना देना नहीं। दूसरा क्या है? विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पैदा हुए नहीं बोल पा रहे, लेकिन 2 साल के थोड़ा बहुत आपको कूकना, बलबलाना या बोलना बड़बड़ाना सीख जाएंगे। जैसे 3 साल के तो काफ़ी कुछ बोलना सीख गए, और 4 साल 5 साल जाते जाते एकदम फ्लुएंट हो जाते हैं। तो ये समय के साथ आप धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सीखते हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, इसमें दिया कि विकास की दर स्थिर, सॉरी ये मैं ऑप्शन पर दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पहला क्या? अंतर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विकास के 3 डोमेन हैं,
जो हमारे डेवलपमेंट के, पहला क्या है शारीरिक विकास, दूसरा है संवेगात्मक, तीसरा क्या है संज्ञानात्मक। तो उसके हिसाब से ये अंतर संबंध बनाते हैं एक दूसरे, तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा क्या, दिशा का सिद्धांत। अभी हमने ऊपर बताया ना, एक होता है सिर से पैर की तरफ, एक होता है अंदर से बाहर की तरफ, दिशा को निर्धारित कर रहा है, तो दिशा का सिद्धांत हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल और एंड सेफालोकॉर्डल बोलते हैं। ठीक, तो ये भी सही है। भिन्नता का सिद्धांत, ये भी है इंडिविजुअल डिफरेंस की बात, बट अलगाव का सिद्धांत यहाँ पे आपका नहीं होता है। तो आपसे यही पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करें, यहाँ तक विकासात्मक परिवर्तन होता है, क्या होता है, पहला क्या व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट होता है एक व्यवस्थित तरीके से होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि पहले आप मतलब बढ़ना शुरू किए तो पहले बढ़ जाएंगे फिर जाके संज्ञानात्मक विकास, ऐसा नहीं होगा, क्रमबद्ध तरीके से होता है, व्यवस्थित तरीके से होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलता है, उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का हो गया और अभी भी नहीं चल पा रहा है, वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि। तो इस तरह की चीज़ें, तो पहला ऑप्शन क्या है, उनके पति ने कहा कि जब बच्चा 14 महीने का हो जाता है तो उन्हें चलना शुरू कर देता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, ये मतलब एक बड़ी बुनियाद बात है, इस पर कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या, वह जानती हैं कि वह जितना अधिक इंतजार करेंगे उतना ही अधिक उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे, ये भी गलत है। दूसरा क्या है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, तो ऐसा नहीं कि पड़ोसी का लड़का 18 महीने में चला तो हमारा भी 18 में चला, ऐसा नहीं है। चौथा क्या, वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए अभी समान समयबद्ध के अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से कोई 8 महीने में भी चल सकता है, कोई 10 महीने में, कोई 12 महीने में, कोई 14 महीने में, बट जो उसका एन एवरेज होता है वो 10 से 16 महीने का होता है। तो अभी बच्चा अगर उनका 12 महीने का है तो क्यों टेंशन ले, वो जानते हैं कि हाँ अभी बच्चा उस समय में, उस टाइम पीरियड में जहाँ बच्चा अभी चलना सीख सकता है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें फालतू हैं और हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। अब शीर्षगामी के सिद्धांत की बात क्या हो गया, वही चीज़ मैं अभी ऊपर आपको बताया, क्या सेफालोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है अंदर से बाहर की तरफ, तो ये होगा नहीं। शीर्षगामी का मतलब क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, जिसको हम सेफालोकॉर्डल बोलते हैं। तो जब पैर से सर से पैर की तरफ जाए तो मतलब कौन सी डेवलपमेंट की बात हो रही है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है। और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, गामक डेवलपमेंट, या जिसको हम गामक विकास बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गामक विकास। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला क्या है, एकीकरण एवं निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है, होता है ये चीज़। ठीक, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, दिया है कि समान से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, ये भी है, समान से विशिष्ट की तरफ बच्चा जाता है। तीसरा क्या है, व्यक्ति भिन्नता एवं परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी सही। तो यहाँ पे आपके 3 के 3 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा कि अमन जब तार्किक और अमूर्त रूप से सोचने लगता है, लेकिन वह अपने पिछले चरण में जाना चाहता है जहाँ वह ज़्यादा तार्किक रूप से नहीं सोच सकता था, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ है, तो उपरोक्त में किस सिद्धांत को दिखाता है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई बच्चा 5 फीट का हो गया, वो चाहकर भी 4 फीट का हो पाएगा नहीं ना। तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि वो मतलब डेवलपमेंट उसका हो गया, फिर से पीछे जाना चाह रहा है, लेकिन चाहकर भी नहीं जा पा रहा है, तो किस चीज़ को दिखा रहा है। तो पहला क्या, विकास को संशोधित किया जा सकता है, ऐसा नहीं, विकास को संशोधित तो किया ही नहीं जा सकता। आप अपने डेवलपमेंट को सुधार पाएंगे ना, 5 फीट की हाइट को 4 फीट में कर पाएंगे, आप लड़का है इसको लड़की बन पाएंगे नहीं ना, तो विकास को आप संशोधित नहीं कर सकते। दूसरा क्या, विकास को पूर्व अवस्था में नहीं ले जा सकता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास को पूर्व अवस्था में नहीं ले। हाँ, ग्रोथ में थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं कि आप खा पी के कुछ इधर उधर कर लें, लेकिन ग्रोथ में भी आप पीछे नहीं आ सकते कि आपकी हाइट बढ़ गई तो छोटा हो जाए। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, विकास को पूर्व अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ दिया कि विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर करता है और इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है, यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है। मैं स्टार्टिंग में ये चीज़ क्वेश्चन बहुत बार करा चुका, 3-4 बार आ चुका है क्वेश्चन। विकास का जितने भी डोमेन, 3 डोमेन है, क्या क्या है, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव और तीसरा क्या है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। 3 डेवलपमेंट जो एक दूसरे से अंतर संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक चीज़ चल रहा है, एक चीज़ नहीं चल। तो ये क्या चीज़ दिखा रहे हैं, तो जहाँ सहसंबंध बनाने की बात हो तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, क्योंकि अब पहला ऑप्शन देखा जाए तो विकास दर स्तर आगे बढ़ता है, हाँ बढ़ता है, बट यहाँ पे पूछा है कि एक क्षेत्र प्रभावित होगा दूसरे पे क्या प्रभाव, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका एक दूसरे से सहसंबंध बनाते हैं। अगर फिजिकल डेवलपमेंट आपका अच्छा नहीं है तो मान चलिए कि और सारी चीज़ें भी आपकी प्रभावित होंगी, या कोई भी एक चीज़ है, जैसे मान लो कॉग्निटिव आपका सही नहीं है तो फिजिकल इन सब पे थोड़ा सा प्रभाव के पड़ेगा। तो एक सहसंबंध बनाते हुए चलती हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक दूसरे के बिना थोड़ा सा चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विकास का सहसंबंध बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिया।
आई होप चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एक कम समय में और एक बेहतर और अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको सच में जेन्युइन लग रहा है तभी ऐसा करें, ठीक है। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमसे कुछ चाहते कि हाँ अपनी वीडियो में मैं ये चीज़ को इंक्लूड करूँ, अगर वो जेन्युइन होगा तो मैं इसको करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।